गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं अभी तक फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन तीन तरह से होता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और प्रेसिपिटेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक और साइकिल होती है जो कि केल्विन बेंसन साइकिल के साथ ही साथ होती है, या इसको एक प्रोसीजर कह लें, ये कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। इन दोनों में ही जो रोबिस्को एंजाइम होता है वो C3 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होता है। ऐसा क्यों होता है? जो रोबिस्को एंजाइम उसका अगर हम पूरा नाम देखें तो है रेबिडोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये दो फॉर्म में होता है। कार्बोक्सिलेज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है C3 साइकिल के टाइम में, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, और ऑक्सीजनेज जो कि ऑक्सीजन का फिक्सेशन करता है। और जब इसके द्वारा फोटो रेस्पिरेशन होता है, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन अगर होता है तो ये फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है और नेट गेन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है इसका ऐसी कंडीशन में कम होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन को नॉर्मली एक इनहिबिटरी प्रोसेस माना गया है जो कि फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब हम रोबिस्को की बात करें। रोबिस्को जैसा कि मैंने अभी बताया, ये कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन ऑफ रेबिडोज बाईफॉस्फेट दोनों को ही कैटेलाइज करते हैं। जब ऑक्सीजनेशन प्राइमरी रिएक्शन होती है तो ये कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर में लीव्स की मेसोफिल सेल्स में, जो कि C3 प्लांट्स की सभी मेसोफिल सेल्स जिनके में कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, उसमें साथ ही साथ हाई रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। इसको सबसे पहले वारबर्ग ने देखा था। इस टेस्ट को वारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है। अब हम मेन मैकेनिज्म पे आए कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। इसमें जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ऑक्सीजोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में जैसे कि C3 साइकिल के टाइम पे होता है, सबसे पहले रेबुलोज 5-फॉस्फेट, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखो, रेबुलोज 5-फॉस्फेट कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट के, प्रोटॉन रिलीज होते हैं, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यहाँ आप देख रहे हो, अगर इस डायग्राम में भी देखो, रेबुलोज बाईफॉस्फेट ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल में को कंटिन्यू कर रहा है आगे जाके। फिर ये जो इसके बाद जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, ये क्रिया करता है। सेकेंड रिएक्शन देखो, फॉस्फोग्लाइकोलेट के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल से क्रिया करते हैं। ये प्रक्रिया होती है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट रिमूव होते हैं। ये देख रहे हो यहाँ 2 फॉस्फेट रिमूव हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट के बनते हैं। सबसे पहले रेबुलोज बाईफॉस्फेट ऑक्सीजन से क्रिया करता है, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बनते हैं, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लिसरेट के। फॉस्फोग्लिसरेट आगे केल्विन साइकिल में चला जाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल वाटर से क्रिया करते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट में चेंज में परिवर्तित हो जाता है। प्रोडक्ट जो होता है इस रिएक्शन का ग्लाइकोलेट होता है, और फॉस्फेट रेडिकल मुक्त हो जाता है। इसके बाद जो ग्लाइकोलेट है, यहाँ डायग्राम में भी देखोगे और रिएक्शन में भी, ग्लाइकोलेट जो होता है क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सीसोम्स में आ जाता है। पेरोक्सीसोम्स में क्या होता है, ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से क्रिया करते हैं ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, और क्या बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ ही 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनते हैं। तो जो ग्लाइकोलेट था वो क्लोरोप्लास्ट से उनका एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। वो हेल्प करता है उस ग्लाइकोलेट को डिफ्यूज होने में पेरोक्सीसोम्स में जाने के बाद ये ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर ये बनाता है ग्लाइऑक्सिलेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कैटालिस्ट एंजाइम की उपस्थिति में एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जो ये पेरोक्सीडेज बना, ये हम देख रहे हैं ऊपर, इसमें ये पेरोक्सीडेज कैटालिस्ट एंजाइम की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में बदल जाता है। जबकि ग्लाइऑक्सिलेट का क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट के 2 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट से क्रिया करते हैं एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के बनते हैं जो कि एक अमीनो एसिड है, और 2 मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बनते हैं। यहाँ बन रहे हो पेरोक्सीसोम्स की जो सेकेंड रिएक्शन है बल्कि थर्ड रिएक्शन है,
उसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिलेट के, 2 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट से मिल रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के बना रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटारेट के बना रहे हैं। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट था। अब ये आगे रिएक्शन में जाता है, जबकि जो ग्लाइसिन जो बना है पेरोक्सीसोम्स में, ये ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम्स में निकलता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। ग्लाइसिन जो होता है पेरोक्सीसोम से निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और यहाँ इसका डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन आप सब समझते हो, कार्बन का निकलना। 2 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लाइसिन के, NAD और H से क्रिया करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अमोनिया का निर्माण होता है, NADH2 का निर्माण होता है। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन से, वो है सीरीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आके 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलकर सीरीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, NADH का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्योंकि हम देख रहे हैं शुरू में ऑक्सीजन यूज हुई, रिबुलोज बाइफॉस्फेट ने ग्रहण की, और इधर हम देख रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो यह प्रक्रिया किसके समान है? रेस्पिरेशन के समान। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब क्योंकि ये प्रक्रिया लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन। मतलब ऐसा श्वसन जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? वो डार्कनेस में होता है, पर ये वो रेस्पिरेशन है जो कि लाइट की उपस्थिति में होता है। फोटोसिंथेसिस के ही इसमें एक्सेप्टर और एंजाइम काम में आते हैं, तो इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है। फिर हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो अमोनिया होती है। अमोनिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ चली जाती है? क्लोरोप्लास्ट में चली जाती है। यहाँ पे ये ग्लूटामिन सिंथेसिस से क्रिया करके अनेक अमीनो एसिड्स का निर्माण करता है। जबकि सीरीन जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, सीरीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से वापस से पेरोक्सीसोम्स में आ जाता है। ये सीरीन किससे क्रिया करता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्रिया करता है, और अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्रिया करके ये वापस से हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाता है पहले, और उसके बाद ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड बनाता है, NAD मुक्त होती है। फिर ये जो ग्लिसरेट है, क्या अब सीरीन आया पहले पेरोक्सीसोम्स में, ये बदला हाइड्रोक्सी पायरुवेट में और फिर ग्लिसरेट में। फिर ये ग्लिसरेट वापस गया पेरोक्सीसोम से इसमें क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ ग्लिसरेट किससे क्रिया करता है? ATP से क्रिया करता है, वो ADP में बदल जाती है, और ग्लिसरेट वापस किसमें बदल जाता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड ये पूरी साइकिल चलती रहती है और 12वीं साइकिल को मिल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? सबसे पहले रिबुलोज बाइफॉस्फेट ने ऑक्सीजन ग्रहण की। हमने देखा था C3 साइकिल में क्या था? रिबुलोज बाइफॉस्फेट ने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अधिकता है, इसलिए ये रुबिस्को एंजाइम है, इसका ऑक्सीजनेस फॉर्म ज़्यादा एक्टिव है, तो इसने ऑक्सीजन ग्रहण की और फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण किया। फिर ये फास्फोग्लाइकोलेट के फॉस्फेटोन हुए और ये बदल गया ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से बाहर आया, क्लोरोप्लास्ट से बाहर आके ग्लाइकोलेट ने क्रिया की फिर से ऑक्सीजन से और बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लाइऑक्सिलेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर मॉलिक्यूल बन गया और ग्लाइऑक्सिलेट चेंज हो गया ग्लाइसिन में, जो कि एक अमीनो एसिड है। फिर ये ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम से बाहर आया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के मिलके सीरीन बनाया, अमोनिया बनाया और ATP बनाया। अमोनिया चली गई वापस से क्लोरोप्लास्ट आगे चली गई और इसने बनाया अमीनो एसिड। जो सीरीन थे माइटोकॉन्ड्रिया से वापस बाहर निकला, इसने बनाया पहले हाइड्रोक्सी पायरुवेट और फिर बनाया इसने ग्लिसरेट। फिर एक ग्लिसरेट बाहर निकला क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट वापस चेंज हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इससे एक फॉस्फेट लिया इसने, जिससे कि ADP में चला गया। ग्लिसरिक एसिड वापस से कैल्विन साइकिल में आ गया। इस तरह से पूरी साइकिल चलती रही, जो कि फॉस्फोग्लिसरेट से प्रारंभ हुई, रिबुलोज बाइफॉस्फेट से प्रारंभ हुई। फर्स्ट जो उसका कंपाउंड है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। जो ग्लाइकोलेट है एक 2 कार्बन कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इसलिए इस साइकिल को C2 साइकिल कहते हैं। हमने देखा था C3 साइकिल क्यों कहते हैं? उसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, तो 3 कार्बन कंपाउंड है। C4 साइकिल जो थी उसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो ऑक्सोलोएसिटिक था, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। इस साइकिल को C2 साइकिल क्यों कहते हैं? इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो ग्लाइकोलेट है, जो कि C2 कंपाउंड है। तो इस तरह से इसको C2 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन होता है और रेस्पिरेशन होता है और वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। अच्छा, अब इसकी बायोलॉजी अगर हम इसके बारे में समझें, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है इसमें कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी कम होती है। जो फोटो से रेस्पिरेशन है एक तरह से एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को कम करता है। लेकिन कभी कभी
थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है? हाई लाइट इंटेंसिटीज़ में और लो इंटरसेल्युलर CO2 कंसनट्रेशन में, जबकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं वाटर स्ट्रेस के कारण। तो एटमॉस्फेयर में ये सेल के इंटीरियर में जो ATP और रेडिएशन पावर इकट्ठी हो जाती है लाइट रिएक्शन से, उससे डैमेज होने, फोटोसिंथेटिक एपरेटस को डैमेज होने में बचाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ATP को यूज़ कर लेता है। तो ये नेगेटिव प्रोसेस तो है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, पर ये सेल के इंटीरियर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ATP लाइट रिएक्शन में बन गई और किसी तरह से डार्क रिएक्शन नहीं हो पाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी के कारण, तो जो लाइट रिएक्शन में ATP बन गई, ये उनको कंज्यूम करके फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं, उनको नष्ट होने से, उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होने से बचाता है। तो ये हुआ फोटो रेस्पिरेशन। ये हमारा ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। थैंक यू।